वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th जनरल इंग्लिश का सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है। ऐसा कोई जिसने नहीं किया है या फिर लेट स्टडी स्टार्ट की है तो पहले फर्स्ट लेसन पढ़े, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लास वाइज मिल जाएगा सब कुछ। और अब सेकंड लेसन द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक तो आप बुक अपने सामने रखें, पेंसिल का यूज़ करें, पेन का यूज़ नहीं करें। और जहाँ पे भी कोई टफ और कठिन शब्द लगे तो वहाँ पे आप मीनिंग उसका लिखते जाए। तो सबसे पहले द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प भी बोल सकते हैं कि दृढ़ संकल्प की शक्ति। तो जो दृढ़ संकल्प की शक्ति होती है इस बारे में लेसन है। तो हम देखते हैं कि क्या स्टोरी है, और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और पूरा अच्छे से समझें। तो फर्स्ट पैराग्राफ बुक में ध्यान देते रहे। द लिटिल कंट्री हाउस स्कूल हाउस वॉज हिटेड बाय एन ओल्ड फैशन पॉट बेलिड कोल स्टोव। अब देखिए इसमें कुछ शब्द है जैसे लिटिल कंट्री, यहाँ पे कोई बड़े छोटे देश की बात नहीं हो रही है बल्कि एक छोटे से गांव की बात हो रही है। ठीक है ना, लिटिल कंट्री करके ऐसे कहा है छोटे गांव को। स्कूल हाउस मतलब स्कूल के रूम की बात हो रही है। और पॉट बेलिड कहते हैं जो बड़े पेट वाला होता है ना, मतलब हम कहते हैं तोन। तो एक ऐसे तोन वाले कोल स्टोव, कोल यानी कोयला, और स्टोव जो जिसको हम मतलब सिगड़ी कहा जा रहा है। सिगड़ी ऐसी होती है ना जिसके एक थोड़ा मोटा सा पेट दिखता है और कोयले से चलती है। तो क्या बताया जा रहा है कि एक छोटे से गांव में स्कूल के रूम में जो उसको गर्म किया जाता था पुराने तरीके से सिगड़ी की मदद से। ठीक है ना, मतलब रूम ठंड का टाइम होता है तो वहाँ पे सिगड़ी का प्रयोग करके वहाँ पे कमरे को गर्म किया जाता था, स्कूल के रूम को। तो अ लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर्स एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। तो एक जो छोटा लड़का है उसकी जॉब थी स्कूल में आने पे कि हर दिन उसको वो आग जलानी होती थी। सिगड़ी का मतलब उसकी ड्यूटी थी कि उसको आना ही है और उसकी जॉब है, और उसको गर्म करना होता था उस रूम को टीचर्स और उसके क्लास के दूसरे दोस्तों के आने से पहले। मतलब वो वहाँ का स्टूडेंट ही है लेकिन उसकी एक ड्यूटी है, उसको एक जिम्मेदारी दे दी गई है। अगला पैराग्राफ, वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। तो एक सुबह ऐसा हुआ कि जब वे लोग आए, स्कूल के अन्य लोग आए, तो उन्होंने पूरे स्कूल हाउस को मतलब पूरे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको आग में घिरा हुआ पाया। एनगल्फ्ड मतलब घिरा हुआ। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। तो यहाँ पे ड्रैग्ड यानी खींचना और अनकॉन्शियस यानी बेहोश। तो जो वे लोग आए थे उन्होंने देखा तो उन्होंने उस बेहोश से उस छोटे से लड़के को खींचा उस जलती हुई बिल्डिंग के अंदर से, जो कि ज़्यादातर मरा हुआ दिख रहा था, जिंदा कम दिखाई दे रहा था। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, कि उसको मुख्य रूप से वो कहाँ घायल हुआ था, बर्न यानी वो जल चुका था मुख्य रूप से उसके शरीर का जो लोअर हाफ है यानी हमारे शरीर का जो नीचे का आधा हिस्सा है वो पूरा जल चुका था उसका। एंड वॉज टेकन टू द नियर बाय काउंटी हॉस्पिटल, और उसको नज़दीक के ही गांव के अस्पताल में ले जाया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे ध्यान दें। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न्ड semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother। कि उस बिस्तर से जो जला हुआ, बुरी तरह से जला हुआ जो लड़का है, ड्रेडफुली मतलब बुरी तरह से, कि जो जला हुआ लड़का है जो कि सेमी कॉन्शियस है मतलब आधा ही होश में है, वो छोटा सा जो लड़का है वो मुश्किल से ही सुन पा रहा था डॉक्टर को जो उसकी मम्मी से बात कर रहे थे, है ना। इसमें फेंटली मतलब थोड़ा धुंधला उसको सुनाई दे रहा था। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई। तो डॉक्टर ये कह रहे थे उसकी मम्मी को कि वो जो उनका बेटा है वो निश्चित ही मर जाएगा।
विच वॉज फॉर द बेस्ट रियली, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों ऐसा कहा आगे देखें कि फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। इसमें देखें डिवास्टेड मतलब बर्बाद होना, कि जो बहुत भयानक सी जो ये आग है, टेरिबल मतलब भयानक, कि जो भयानक सी आग है इसने उसके शरीर के निचले हिस्से को बहुत ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, डिवास्टेड कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट द ब्रेव बॉय डिडेंट वॉन्ट टू डाई, लेकिन जो वो बहादुर लड़का था उसने मतलब वो मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, और उसने अपना ये सोचा कि वो बिल्कुल ज़िंदा रहेगा। सर्वाइव मतलब जीवित रहना। somehow to the amazement of the physician he did survive। इसमें देखिए फिजिशियन डॉक्टर को ही कहा है, और somehow मतलब किसी तरह से ये ऐसा चमत्कार हुआ कि वो जिंदा रहा, मतलब कि जैसा डॉक्टर ने कहा था उतना कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। When the mortal danger was past he again heard the doctor and his mother speaking quietly। तो इसमें देखिए मॉर्टल मतलब जानलेवा, कि जब ये जानलेवा जो खतरा था वो गुजर गया तो उसके बाद उस लड़के ने फिर से डॉक्टर और उसकी मम्मी को बातें करते हुए सुना, जो कि शांति से बात कर रहे थे, क्वाइटली। द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड ऑल सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड। इसमें देखें कुछ शब्द, एक तो वर्ड है फ्लैश। फ्लैश मीन्स मास को कहते हैं, है ना। मोबाइल का फ्लैश नहीं है, कैमरे का फ्लैश मतलब मास। तो बताया है कि जो उसको ये मम्मी को ये बताया गया कि जो आग है उसने उस लड़के के शरीर के नीचे के हिस्से का जो पूरा मांस है उसको बहुत ज़्यादा जला दिया था और जला दिया है, तो इसके लिए अच्छा ही होगा कि वो मर जाए। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स। इसमें देखें क्रिपल मतलब जो अपंग होते हैं, जो मतलब दिव्यांग होते हैं उनको कहते हैं, और डूम्ड मतलब दुर्भाग्यशाली। तो कहा है कि वो मर जाए तो ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि वह जीवन भर अब दिव्यांग ही रहेगा। उसको मतलब हाथ पैरों से जो भी नीचे का हिस्सा है वो उससे वंचित ही रह जाएगा, और ऐसा शरीर वो किसी लायक हो नहीं पाएगा कि वो खुद का भी काम कर सके। तो उसका जो नीचे का हिस्सा है वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। ऐसा उस डॉक्टर ने बताया कि इससे अच्छा है तो वो मर ही जाए ऐसे जीवन से। फिर अगले पैराग्राफ में देखें, वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड। देखिए ये जो अब अपनों पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया है, यहाँ से एक अनसीन पैसेज भी रहेगा, क्योंकि अपने सिलेबस में ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक अनसीन पैसेज भी आता है जो अपने लेसन से रिलेटेड होता है, कहानियों के इसमें से पूछा जाता है। तो ये वाला पैराग्राफ अपनों से पूछा जाएगा एक्सट्रैक्ट में, अनसीन पैसेज में, तो इसको अच्छे से देखते भी रहें कि वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, कि एक बार फिर उस बहादुर लड़के ने अपने दिमाग में एक संकल्प लिया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वो क्रिपल नहीं रहेगा, कि वो एक अपंग नहीं रहेगा, एक दिव्यांग बन के नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, उसने सोचा कि नहीं वो बिल्कुल चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके कमर के नीचे का जो हिस्सा है, वेस्ट डाउन, वेस्ट मतलब कमर, कि जो कमर के नीचे का हिस्सा है उसमें बिल्कुल भी मोटर एबिलिटी नहीं रही। देखिए मोटर एबिलिटी क्या है, हमारे शरीर जो काम करता है वो एक उसकी मोटर क्षमता है, ठीक है ना। तो मोटर एबिलिटी मतलब जो हमारे शरीर के काम करने की क्षमता है उसको कहते हैं। हिज थिन लेग्स जस्ट डेंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस। डेंगल्ड मतलब लटकना, कि उसकी जो दुबली पतली टांगे हैं वो सिर्फ वहाँ पे लटकी हुई थी, बिल्कुल बेजान तरीके से। लाइफलेस यानी बेजान। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। अल्टीमेटली मतलब अंततः, कि अंततः उसको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग। तो प्रतिदिन उसकी मम्मी मसाज करती उसके उन छोटे से नन्हे पैरों का, जो कि बिल्कुल है पैर हैं, ऐसा नहीं कि जल के खत्म हो गए हैं, मतलब
वो किसी काम के नहीं रहे, वो उसके शरीर में उसको पता ही नहीं है कि उसके नीचे पैर भी है। इस तरह से वो बिल्कुल मतलब बेजान से हो गए। तो उसकी मम्मी उन पैरों में मसाज करती, जिनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, कोई भी कंट्रोल नहीं होता उसका, और कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ महसूस नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही फिर भी वो मसाज करती। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। लेकिन उस लड़के का जो डिटर्मिनेशन था, जो उसका दृढ़ संकल्प, जो उसका निश्चय था, वो यही था कि वो चलेगा। और ऐसा निश्चय उसका शुरू से ही था, उतना ही मजबूत, बिल्कुल में उसमें बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair। और जब वो लड़का अपने पलंग में, अपने बिस्तर में नहीं होता, तो वो फिर व्हील चेयर पे बैठा होता, क्योंकि पैर तो उसके काम कर नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकता है, तो या तो व्हील चेयर में या पलंग पे। तो वन सनी डे हिज मदर willed him out into the yard to get some fresh air। तो एक दोपहर में उसकी जो मम्मी है उसको बाहर व्हील चेयर पे घुमाने ले गई, बगीचे में, यार्ड में, ताकि वो थोड़ा फ्रेश एयर, साफ हवा में घूम सके। तो दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर he threw himself from the chair। तो उस दिन उस लड़के ने खुद को व्हील चेयर में बैठे रहने से बेहतर खुद को उस चेयर से बाहर धकेल दिया, मतलब वो गिर गया एक तरह से। he pulled himself across the grass। और उसने खुद को घास पे घसीटना शुरू कर दिया, पुल करना, खींचना शुरू कर दिया। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम। ड्रैगिंग मतलब घिसटना, कि जो घिसते हुए अपने पैरों को वो आगे, अपने ऊपरी जो शरीर का भाग है, वो अपर बॉडी की जो पावर है, उससे वो खुद को आगे खींचता गया। He worked his way to the white picket fence bordering their lot। तो उसने, एक तो वर्ड आया क्या, पिकेट। पिकेट फेंस कहते हैं जो तीखे ऐसे लकड़ी के बने होते हैं, एक तरह से बॉर्डर, एक बाउंड्री बना देते हैं ना, जो लकड़ी के, जैसे आजकल तो लोहे की, स्टील की भी बाउंड्री बना देते हैं, तो वैसे गार्डन में ज़्यादातर लकड़ी के ऐसे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जहाँ वो था, तो उसने खुद को उन लकड़ियों के जो फेंस थे, जो एक बाड़ बना रखी थी, कोनेदार होते हैं वो, तो उस पर उसने खुद को काफ़ी कोशिश किया खींचने की। विथ ग्रेट एफर्ट ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस। और बहुत ज़्यादा एफर्ट यानी प्रयास, कि बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद उसने खुद को उस फेंस, उस बाड़ के सहारे खुद को खड़ा कर लिया, रेज कर लिया। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ। और फिर स्टेक बाय स्टेक मतलब जो एक एक लकड़ी है, मतलब हम क्या कह सकते हैं उसको, खूंटा, कि जो एक एक खूंटा है उसको पकड़ते हुए खुद को उसने आगे स्वयं को खींचा। फिर अब अगले पेज पे देखें, इसमें अलोंग द फेंस मतलब उसने खुद को जो पूरी बाउंड्री बनी थी उसमें खुद को खींचा। रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक। और उसका एक ही रिजॉल्व था, क्या संकल्प था, कि वो चलेगा। उसने मतलब सोचा था कि नहीं, मेरे को ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और इंसान जब अपना आत्मविश्वास, अपना संकल्प, अपना निश्चय खो बैठता है, कोई भी आस नहीं रहती उसमें, तो वो फिर जीवन से हार जाता है। लेकिन जिसके अंदर ये होता है, वो अपने अंदर पुनः खुद को नया जीवन देने की क्षमता भी रखता है। तो वैसा ही उसने अपना संकल्प बना रखा था। He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence। तो ऐसा वो प्रतिदिन करता, और तब तक उसने, उस दिन तक उसने ऐसा ही किया जब तक कि उसको उस पूरी जो बाउंड्री है, जो घेरा बना रखा है वहाँ बगीचे में, उसको सब सरल ना लगने लगे, मतलब वो उसके डेली हैबिट में हो गया था। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स। और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था सिवाय एक चीज़ के, कि वो अपने पैरों में पुनः जान विकसित करना चाहता था, यानी कि उसके पैर जो बेजान से थे उसमें वो जान ले आना चाहता था। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाजेस, हिज आयरन परसिस्टेंस, हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, ही डेवलप द मोटर द एबिलिटी टू स्टैंड अप। तो देखिए अल्टीमेटली यानी अंततः, और परसिस्टेंस मतलब जो लगन है उसकी, परसिस्टेंस यानी लगन,
कि अंततः उसकी जो डेली मसाज होती और उसकी जो एकदम लोहे जैसी जो लगन थी, यानी कि वो अपने लगन से बिल्कुल भी डगमगाता नहीं, उसने सोचा है मतलब करना है मतलब करना है। और उसका जो एक दृढ़ संकल्प था, रिजोल्यूट मतलब जो अपनी जगह से ना हिले, बिल्कुल पक्का इरादा, कि जो उसने पक्का संकल्प कर रखा था, तो उसकी मदद से क्या हुआ कि ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, कि उसने खुद को खड़े होने की जो क्षमता है वो विकसित कर ली खुद में। देन टू वॉक हेल्टिंगली, और हेल्टिंगली मतलब रुक रुक कर, कि फिर उसने रुक रुक कर चलने की भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, अपने अंदर क्षमता ले आया। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन, फिर वो स्वयं चलने भी लगा और फिर दौड़ने भी लगा। तो ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, फिर वो स्कूल तक उसने चलना शुरू कर दिया। देन टू रन टू स्कूल, फिर उसने स्कूल तक दौड़ते हुए जाना भी शुरू कर दिया। टू रन फॉर द शियर जॉय ऑफ रनिंग, शियर मतलब जो हमें प्राप्त होता है ना, जॉय यानी तो खुशी। तो उसने फिर अपनी खुशी के लिए भी, खुशी प्राप्त करने के लिए भी दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसा जीवन वो चाहता था आखिरकार उसने वो पा लिया, खुद के लिए वो विकसित कर लिया सब कुछ। और आज वो उस लक्ष्य, उस संकल्प के पूर्ण होने के बाद जो उसको खुशी मिलती है, तो उसके लिए वो दौड़ते हुए आनंद लेता है। लेटर इन कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, और उसके बाद में जब वो कॉलेज में गया तो उसने अपनी एक ट्रैक टीम बनाई। ट्रैक टीम मतलब एथलेटिक्स की, जो दौड़ने वाले होते हैं ग्राउंड में, जो रनिंग करते हैं, तो उसने भी इस चीज़ में भाग लिया। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन दिस यंग मैन हु वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, और फिर बाद में जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन है, मतलब बगीच जगह का नाम है, तो वहाँ पे उस नौजवान लड़के ने, जिसके लिए कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वो जिंदा भी रह सकता है, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, और ये भी पक्का था कि वो कभी चल भी नहीं सकता था। हु कुड नेवर होप टू रन, और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वो दौड़ भी सकेगा। तो दिस डिटरमाइंड यंग मैन डॉक्टर ग्लेन क्यूनिंगम रेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, तो ऐसे टाइम में ऐसे व्यक्ति ने, उस दृढ़ संकल्पी नौजवान पुरुष ने, जिसका नाम है डॉक्टर ग्लेन क्यूनिंगम, उसने उस समय दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ भागी, यानी कि उस वक्त उसने जो दौड़ा वो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, है ना। अभी तो हम जानते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है, हुसैन बोल्ट, लेकिन जब वो लड़का दौड़ा था तो उस टाइम का उसका व्यक्तिगत वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अब ये तो नहीं इसमें क्लियर है कि क्या है, पर ऐसा व्यक्ति जो कभी जिंदा भी नहीं रह सकता, चल तो बिल्कुल नहीं सकता, दौड़ने का तो कोई सोचे ही नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प के, दृढ़ निश्चय और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ज़रिए, ऐसी स्थिति में जब अच्छे अच्छे लोग हार मान लेते हैं ज़िंदगी से, तो उसने, छोटे से लड़के ने काफ़ी हिम्मत दिखाई और उसने वो हासिल किया जो शारीरिक रूप से पूर्ण क्षमता वाले लोग भी नहीं कर सकते। ये वैसे स्टोरी लिखी है बर्ट डुबिन ने, लेकिन राइटर का नाम इसमें याद रखना ज़रूरी नहीं है। इसमें अब आप देखें अबाउट द लेसन, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है लेसन, आपने हर शब्द का मीनिंग भी लिखा है, तो ये अबाउट द लेसन आप ही के लिए है प्रैक्टिस में, कि आप इसको पढ़ें और कम से कम इस छोटे से पैराग्राफ को खुद इसका हिंदी अनुवाद समझने की कोशिश करें। कहीं पे भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तो, ठीक है ना। इसमें कोई वर्ड अगर आपको लगे तो अपने पास सेल्फ एक डिक्शनरी भी हो, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, इंग्लिश सीखने की चीज़ है, एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो आप इसको खुद अनुवाद करने की कोशिश करें, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब देखिए ये तो हो गया अपना लेसन, है ना। उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं, हमें अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। तो जो देख पा रहे हैं, अब हमें ये लेसन के क्वेश्चन आंसर भी हम कंप्लीट करते रहें। तो जिस क्वेश्चन पर राइट लगा हुआ है सिर्फ हमें वही लिखना है, ठीक है ना। जो इसको देख पा रहे हैं वो इसको या तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना, या स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी। तो ये ए वाले जो क्वेश्चन आंसर है उसका फर्स्ट वाला लिखना है, सेकेंड वाला नहीं लिखना है ना, उसमें क्रॉस लगा हुआ है वो नहीं लिखना है। इसके बाद हम देखें तो
थर्ड वाला लिखना है, फोर्थ वाला भी लिखना है। देखें जो कटा हुआ है ना ये रहने दें, जितना क्वेश्चन में पूछा उतना पर्याप्त है, इसलिए जो दिख रहा है वही लिखे, जो आंसर में बाकी हिस्सा काट दिया गया है उसको ना लिखे। इसके बाद फिफ्थ वाला भी नहीं लिखना है, सिक्स्थ वाला भी नहीं लिखना है, और फिर बी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो फर्स्ट वाला लिखना है, ठीक है ना। इसमें बीच का जो हिस्सा कटा हुआ दिख रहा है ये नहीं लिखे। इसके बाद बी का ये सेकंड वाला लिखना है, दिख रहा है जितना आपको लिखने को दिया है, बाकी तो काट दिया गया है, वो नहीं लिखना है। इसके बाद जो थर्ड वाला है ये भी नहीं लिखना है, फोर्थ वाला भी नहीं लिखना है, और फिफ्थ वाला लिखना है। तो ये जो आप लिख लेंगे कंप्लीट हो जाएगी आपकी कॉपी। इसमें हिंदी अनुवाद भी है, आप चाहे तो पॉज करके इसको पढ़ के अच्छे समझ भी ले, क्योंकि लेसन आपने बहुत अच्छे से समझा है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर लिखते लिखते ही आपको सब समझ में भी आता रहे। अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक है और नहीं भी है तो आप थोड़ी हिंदी अनुवाद बुक में थोड़ा देख ले। देखिए जितना आप खुद को टाइम देंगे किसी चीज़ को अच्छे से सीखने में, तो वो चीज़ जल्दी याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। उसको सिर्फ ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करे कि हाँ सिर्फ सुन लिया पढ़ लिया ठीक है होगा, कॉपी में लिख लिया, ऐसा नहीं। और इसका एक देखें, जैसा मैंने आपको लेसन पढ़ते हुए बताया था कि एक अनसीन पैसेज होगा, तो ये पैसेज है जो अपनों को अपनी कॉपी में लिखना है। ये वैसे आप देखेंगे तो अपनी बुक में जो पेज नंबर 6 है उसमें फिफ्थ और सिक्स्थ जो पैराग्राफ है उन दोनों को मतलब कॉमन करके एक पैराग्राफ कर दिया गया, और इससे अपनों को क्वेश्चन पूछे गए। अनसीन पैसेज जो गद्यांश होते हैं वो, ये भी मैं आपको बता दूं जो अपने लेसन्स के हैं, कोई 2 अनसीन पैसेज जैसे आएंगे, सभी लेसन्स में से कोई भी 2 आ सकते हैं, और वो 5 मार्क्स के होंगे। तो 5 मार्क्स यानी 1% के बराबर है, काफ़ी अहमियत रखता है। तो अच्छे से इसको देख ले, सब कुछ सिलेक्टेड है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कोई भी कहीं से भी पैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस साल थोड़ा इजी ही है, अगले साल देखते हैं, थोड़े बुक चेंज हो जाएगी, शायद एनसीईआरटी हो जाए। तो इसमें देखें 4 क्वेश्चन हैं, और ABCD 4 दिख रहे हैं आपको। ABC में आपको दिख रहे हैं कि उत्तर लिखने के लिए 3 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट जो सही जवाब है वो लिख ले, ठीक है ना। द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू डिसेबल, उस पैसेज में एक डिसेबल शब्द है, अयोग्य मतलब क्रिपल यानी जो शारीरिक रूप से अयोग्य, दिव्यांग है, विकलांग है, उसको कहते हैं, ठीक है ना। बाकी शब्द इसका मीनिंग नहीं है, सिर्फ सही जवाब क्रिपल लिख दें। सेकेंड बी वाला क्वेश्चन है व्हाट हैड कॉज्ड द डिसेबिलिटी ऑफ द बॉय, कि जो लड़के में अक्षमता थी उसका कारण क्या था, तो इसमें वो जल गया था, यही उसकी शारीरिक प्रॉब्लम थी, तो ही गॉट बर्न्ड। सिर्फ ये थर्ड वाला इतना ही ऑप्शन लिख ले, ये थर्ड सेकेंड फर्स्ट ये नंबर भी नहीं डाले, डायरेक्ट आंसर लिखे। बाय व्हाट नेम डू वी नो द बॉय, हम किस नाम से जानते हैं उस लड़के को, तो ग्लेन क्यूनिंगम, ये तो हमने पढ़ा ही है, महात्मा गांधी की स्टोरी है नहीं है। और डी वाला क्वेश्चन ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ऊपर के ABC वाले 1 नंबर में और ये 2 मार्क्स में। हाउ डिड द मदर, यहाँ पे मी नहीं आएगा, द आएगा। हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, कि उसकी मम्मी ने कैसे कोशिश की उस लड़के की शारीरिक अयोग्यता पे काबू पाने की, उसको सही करने में कैसे मदद की। तो इसका जवाब आप इस पैसेज में देख पा रहे होंगे, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, एवरी डे से लेके नथिंग तक। तो इस तरह से ये 2 मार्क्स का आंसर हो जाएगा, एवरी डे से लेके नथिंग तक। तो ये अपना हो जाएगा कंप्लीट आंसर डी वाले का भी। तो यहाँ पे अपना लेसन हो जाएगा कंप्लीट, आप कॉपी में कंप्लीट कर ले, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हमने वही लिखे हैं, ठीक है ना। अब याद करना रहेगा, तो मैं जल्दी बताऊंगा कि अब हमें याद कैसे करना है, क्या क्या करना है, ठीक है ना। और आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ते जाना है, ठीक है ना। लेसन भी आप पूरा देखें, पढ़े, समझे, तो ये आपको इंटरेस्ट रहेगा उस लेसन में, वरना आपको क्वेश्चन आंसर देख के ही पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा लेसन का है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सेकंड लेसन, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। हम मिलेंगे थर्ड लेसन में अगली वीडियो में। धन्यवाद।